ओके गाइस, तो ये यूनिट नंबर 2 का नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। और इसको समझने के लिए हमको ये क्वेश्चन नहीं करना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा टाइम ऑफ सप्लाई क्यों है। समझे? क्वेश्चन भी पूछने का तरीका होता है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, ये तो अभी तक ये देखो आपके सामने इतनी बड़ी बुक लेके बैठा हूं मैं, ये इसमें सप्लाई ही सप्लाई है। टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बहुत कुछ दिया है, तो मैं एक सेशन में तो समझा नहीं पाऊंगा। तो ये क्वेश्चन ही सबसे पहले गलत है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए, टाइम ऑफ सप्लाई क्यों है, तो उसको मैं आज के सेशन में समझा सकता हूं। तो कोई मुझे यहां से बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछिए, टाइम ऑफ सप्लाई क्यों है। पूछिए पूछिए पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए, ताकि लगे ऐसा कि कोई मुझे पूछ रहे हैं। सर टाइम ऑफ सप्लाई क्यों है? ओके, टाइम ऑफ सप्लाई बेटा इसीलिए है, बस एक बार सुन लिया मैंने। टाइम ऑफ सप्लाई इसीलिए है ताकि हम गवर्नमेंट को टाइमली पेमेंट ऑफ जीएसटी कर सके। जरा सोचो, दिन में कितने सारे काम होते हैं एक बिजनेसमैन को, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग देखना, सेल्स देखना, मार्केटिंग देखना, एडवर्टाइजमेंट देखना, डेटर के पास से कलेक्शन लाना, क्रेडिटर को पेमेंट करना, कैश जमा करना बैंक में, कैश विड्रॉ करना एटीएम से। कितने सारे बिजनेस रिलेटेड काम है, और पर्सनल लाइफ तो बाजू पे रह गई। धंधा नहीं हो रहा है, लॉकडाउन आने वाला है, ऐसा सब न्यूज सुन के धंधा तो मतलब पर्सनल लाइफ तो आप साइड पे ही रख दो। और ऐसे में अगर हमको पता नहीं चलेगा कि कौन से टाइम पर अपने को जीएसटी भरना है, ऐसी जो हमारी टफ लाइफ है उसके अंदर हम ये नहीं समझ पाए कि जीएसटी हमको कब भरना है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे इंटरेस्ट पेनल्टी सब चार्ज करके मांगेगी। एक तो पैसा नहीं है, टेंशन है, ऊपर से गवर्नमेंट अपने को इंटरेस्ट पेनल्टी मांग रही। समझ में आया क्या? इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई क्यों है, इसका जवाब मैंने दिया कि टाइम ऑफ सप्लाई इसीलिए है ताकि आप गवर्नमेंट को टाइमली पेमेंट कर सको। गवर्नमेंट को जब वो मांग रहे हैं जीएसटी का पेमेंट चालान भर के, एनईएफटी या कैश या चेक भर के, आप एक अपनी लायबिलिटी को पूरी कर दो। तो आज के बाद कोई आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि टाइम ऑफ सप्लाई क्यों है, तो उसका जवाब रहेगा कि सर हमको टाइमली पेमेंट करना रहता है टैक्स का जीएसटी डिपार्टमेंट को, इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई सीखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एडवांस में 1 अप्रैल को सोचना और आंसर देना अनम्यूट करके। ऐसा सोचो ना कि 1 अप्रैल को ही साल के स्टार्टिंग में, आपको पता है ना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है, पता ही होगा ऑब्वियसली। 1 अप्रैल को अपना जब साल शुरू होता है, तो मैं गवर्नमेंट को ऐसा बोल दूं कि ये पूरे साल का एडवांस में मैंने जीएसटी कैलकुलेट कर लिया, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 70-75 लाख का टर्नओवर होने वाला है, उसमें मेरा जो प्रोडक्ट है वो 12% पे है, तो आप ले लो 12% एडवांस में 1 अप्रैल को, एडवांस में रख लो पूरे साल का। ये झंझट तो नहीं पेमेंट करने की। तो क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो, चलेगा कि नहीं चलेगा भाई? अनम्यूट करके नहीं चलेगा सर। नहीं चलेगा। क्यों? एडवांस मिल रहा है सरकार को, एडवांस मिल रहा है। बट पहले सर अगर टर्नओवर ज्यादा हो गया या कम हो गया तो अरे फिर सरकार टर्नओवर ज्यादा हो जाएगा तो बाकी बैलेंसिंग भर देंगे। तो भी नहीं चलेगा सर। क्यों बट नहीं सर ये चलेगा? डायरेक्ट टैक्स थोड़ी है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जब कोई खरीदेगा नहीं तब तब जब कोई खरीदेगा ही नहीं तब तक इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा कैसे? अच्छा, मतलब सप्लाई ही नहीं हुआ तो एडवांस में जीएसटी भरने का कोई मतलब नहीं है। आपका क्वेश्चन का आंसर ऐसा होना चाहिए, बराबर है? यस, कि सप्लाई ही सर नहीं हुआ, आप कहां से एडवांस में टैक्स भरने लगे? बट चलो फिर भी मैं बोल रहा हूं भर दिया, चलेगा? एडवांस में भर दिया, नहीं चलेगा सर। भरने के लिए तो भर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडवांस में अपना क्रेडिट बोलता रहेगा, वहां पर हमने जो एडवांस भरा है वो हमारा क्रेडिट बोलता रहेगा जब तक हमारा सेल नहीं होगा। लाइक मैंने अगर 10 लाख एडवांस में भर दी और मेरा टर्नओवर ही नहीं हुआ, तो 10 लाख मेरा क्रेडिट है, मेरे पास है इतना पैसा बैलेंस अवेलेबल। लेकिन ऐसा नहीं चलता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि पहले पूरा साल बिजनेस कर लेते हैं, अच्छा सा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक बिजनेस कर लेते हैं, पूरा ध्यान फोकस बिजनेस पे रखते हैं, और 31 मार्च जैसे ही खत्म होगी, जैसे ही हम दुकान बंद करेंगे, ऑफिस बंद करेंगे, हमारे पास स्टेटमेंट होगा पूरे साल कितना टर्नओवर हुआ है, उसके बाद हम 1 साल के बाद गवर्नमेंट को भरेंगे। क्या ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा, तो आप पर बताओ सर कैसा चलेगा? अगर वो क्यों हम बिल भरे, वो हमने जो जो चीजें जैसे जैसे यूज किए वैसे वैसे हमें उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर जीएसटी नहीं पे करेंगे तो वो लोग हमारे शॉप पे या कुछ भी है उसके ऊपर
कुछ भी वो लोग रेट वेट डाल सकते हैं ना कि तुमने अभी तक हमारे पैसे क्यों नहीं भरे। ગભરાવતા મને આવી રીતે ના ઘબરાવો ના રેવા દો ભર દઈશું આવું મને डराओ नहीं प्लीज 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 बट मेरा क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने उसका बहुत घुमा फिरा के आंसर दिया है। मैं जीएसटी तो भर रहा हूँ ना, मैंने कहा मना किया है? आई सर एम ऐसे रेडी टू पे जीएसटी। नहीं सर, टाइमली जीएसटी भरना हाँ भरना है। हाँ बराबर है। क्या शब्द बोला? टाइमली टाइमली। और अपना चैप्टर का नाम क्या है? सप्लाई। नहीं, क्या तुम यार टाइम मतलब ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई। तो आपने जो बोला ना कि सर टाइमली पेमेंट करना पड़ेगा, वो टाइमली पेमेंट कब, वो डेट फाइंड करने के लिए तो अब हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई, कि मुझे एग्जैक्टली कब जीएसटी भरना पड़ेगा। बोलो इतना समझ में आया क्या? चैप्टर का मीनिंग समझ में आया? जब तक चैप्टर का मीनिंग ही नहीं समझोगे आप, तो वो बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करके कोई मतलब नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, गलत आंसर आएगा, लॉजिकली तुम गलत सोच रहे हो, उसको करेक्ट किया जा सकता है, बट रट्टा मार के तुम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके मतलब ही नहीं समझोगे कि चैप्टर का मतलब क्या है। लाइफ में कभी भी इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आएगा, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। बराबर है? चालू कर सकता हूं मैं? ओके। अब सप्लाई किस चीज का होता है? जीएसटी में सप्लाई किस किस चीज का हो सकता है? बेटा अनम्यूट करके बोलिए। गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी गुड बेटा मिहिर, गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज अलग कर दिया है जीएसटी के अंदर, तो जाहिर सी बात है उसका टाइम ऑफ सप्लाई दोनों का अलग अलग होगा। गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई अलग है, सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई अलग है। आज हम कोशिश करेंगे कि गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई हम समझे। आज के लेक्चर के अंदर गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई समझने की पूरी कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक बंदा ट्रेडिंग बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, गुड्स प्रोवाइड करता है, तो उसके एक एक ट्रांजैक्शन पे कौन सा टाइम ऑफ सप्लाई जनरेट होगा, कौन सा डेट पे उसको जीएसटी भरना पड़ेगा। आर यू ऑल रेडी? समझ में आया? बेसिक समझ में आया? पक्का समझ में आया? ओके चलो अभी अपने शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन के बारे में बता दूं। जीएसटी, जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, जिसके पास भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ मेरे स्टूडेंट्स मेरे को जो सुन रहे हैं, उनके पापा, उनके फैमिली में भी कोई बिजनेस चल रहा होगा और उनके पास भी जीएसटी नंबर हो सकता है, जो रेगुलरली जीएसटी टैक्स पेयर्स हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए, जीएसटी में सबसे खतरनाक, सबसे डरावना, सबसे भयानक अमेंडमेंट आया था 15 नवंबर को 2017 में। ये डेट आप दिमाग में उतार लेना। जैसे हमको कुछ डेट याद रह जाती है, 26/11 अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था फरवरी मंथ में, हमको याद रह गया। ये याद कर लो, 15 नवंबर 2017 में एक अमेंडमेंट आया और उसमें ये बोल दिया सरकार ने कि एडवांस पेमेंट अगर आपको मिलता है, मतलब पैसा तुमको पहले मिल गया, गुड्स तुम बाद में सेल करने वाले हो, उस एडवांस पे अब जीएसटी नहीं लगेगा। वन मोर टाइम, 15 नवंबर 2017 के पहले अगर मैंने गुड्स बेचा ही नहीं है, मैंने गुड्स सेल ही नहीं किया है, लेकिन उस गुड्स का एडवांस पेमेंट मिल गया, कोई कस्टमर आके बोला ये लो रखो 10 लाख रुपए, 2 महीने के बाद सप्लाई करना, ये 10 लाख मुझे एडवांस पे मिले हैं, एडवांस, उस पे पहले मुझे जीएसटी भर देना पड़ता था। मैं बोलता था ना कि सप्लाई तो हुआ नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलती थी एडवांस मिल गया ना। जी बोलिए सर आज जीएसटी का लेक्चर और आपने आईटीआर से लॉग इन का किया है। क्या फर्क पड़ता है, आप इधर आ गए हो ना। सर तो हम 11:15 से लॉग इन कर रहे, हो ही नहीं रहा था। तो लॉगिन कहाँ से? आपको शेड्यूल में जो नंबर दिया है आईडी, उसमें हाँ तो करना है ना। शेड्यूल में जीएसटी वाला नंबर है, आईटीआर का हो नहीं ही है। नहीं सकता, सबने किया हुआ है लॉगिन, इतने सारे लोग आ गए हैं, 72 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। और चिंता मत करिए, जो मिस हुआ है वो रिकॉर्डिंग है, चालू है, आप देख लेना उसको। ओके 10 मिनट भी नहीं हुई है अपने को स्टार्ट करे हुए। 15 मिनट्स हो गई है सर। नहीं बेटा 15 मिनट्स नहीं हुई है, कौतिक सर ने आज बहुत ज्यादा पढ़ाया है, ऐसा मैंने सुना है। ओके बराबर है, टेंशन मत लो।
और अब से मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप पे कौन सा आईडी से लॉगिन करना है, ठीक है? आप प्रतापनगर Okay. ब्रांच से हो ना साक्षी? हाँ ठीक है, ओके, चलो फाइन। यूट्यूब पे आगे की 10 मिनट देख लेना। ओके अभी सुनो, 15 नवंबर 2017 को गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि अब से भाइयों बहनों एडवांस पे जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। मतलब हम अब जो पढ़ने वाले वो अमेंडमेंट वाला पढ़ने वाले, अमेंडमेंट के पहले क्या था वो भूल जाओ। हम जो पढ़ने वाले वो नया पढ़ने वाले हैं। आज लोग उसी को इंपॉर्टेंस देते हैं जिसका नॉलेज अपडेटेड होता है, पुराना पढ़ने की जरूरत अब नहीं है। चलो शुरू करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, हेडिंग दे दो बुक के अंदर। बहुत भाषण हो गया, इंट्रोडक्शन, अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई, चलो चलो फटाफट लिखो टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर नंबर 2। मिहिर, आई होप के कॉलेज में अभी बहुत जल्दी यूनिट नंबर 2 ही स्टार्ट करेंगे। जरा सर कांटेक्ट में रहना बेटा। अभी तो यूनिट 1 ऑलमोस्ट। यूनिट 1 तो ठीक है, यूनिट 1 तो थियरी है, वो तो बाद में कर लेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो पहले खत्म कर लेते हैं। लेकिन यूनिट 2 ही स्टार्ट करे ऐसा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है? चलो चैप्टर, अच्छा यूनिट नंबर 2 टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई हम गुड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, गुड्स, ठीक है? तो गुड्स लिखते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई गुड। कैसे फाइंड करें टाइम ऑफ सप्लाई को? टाइम ऑफ सप्लाई को कैसे फाइंड करें, उसके लिए प्रोविजन क्या लिखा है वो देखो। प्रोविजन लिखा है टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सिर्फ इतना करना है, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्या लिखा है यहां पर? डेट ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। फिर ब्रैकेट में लिखा है और लास्ट डेट, और लास्ट डेट ऑफ issuing invoice bracket close. This is the provision of time of supply of goods. Very simple provision, कुछ नहीं रखा है इसके अंदर, बहुत सिंपल है, लेकिन मतलब समझो इसका बहुत गहरा मतलब है। इन लोगों ने ऐसा बोला है कि जिस दिन पर तुम इनवॉइस इशू करते हो, बेटा जाग रहे हो ना सब, इधर देखना मेरी तरफ, जिस दिन पर तुमने इनवॉइस रेज किया है, जो इनवॉइस पर डेट लिखी है, ये म्यूट कर दो भाई जिसके घर से आवाज आ रहा है प्लीज। जिस दिन पर तुमने इनवॉइस रेज किया है वही दिन टाइम ऑफ सप्लाई है, ऐसा बोल दिया है। लेकिन ब्रैकेट में लिखा है कि अगर ऐसा भी हो सकता है ना कि तुम इनवॉइस इशू नहीं करते हो, क्या हम हर एक चीज का बिल लेते हैं? क्या तुम दिन में ऐसे कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हो जिसका तुमने बिल नहीं लिया? बोलो बोलो, ऐसा है क्या कि आप हर एक चीज का, छोटी सी छोटी चीज का भी बिल लेते हो? हाँ, मोबाइल फोन खरीदा, आपने बिल लिया। आपने एसी खरीदा, आपने उसका बिल मांगा। आपने लैपटॉप खरीदा, आपने उसका बिल मांगा। लेकिन ये हैंड्स फ्री बिगड़ गया था, आपका हैंड्स फ्री बिगड़ गया था, और आप ऐसे ही वो 30-40 रुपए वाले, 100 रुपए वाले हैंड्स फ्री लेने गए, 100 रुपीज, और फर्स्ट कॉपी आता है ना JBL का, फर्स्ट कॉपी 200 रुपया, 200 रुपीज का आपने हैंड्स फ्री परचेज किया, क्या आप उसका बिल लेते हो? आप उसका बिल नहीं लेते। तो ऐसा जरूरी है क्या कि हर एक बिजनेसमैन इनवॉइस इशू करेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। छोटी छोटी अमाउंट्स के लिए इनवॉइस इशू नहीं होते हैं, और काफी टाइम तो बड़ी अमाउंट पे भी इनवॉइस नहीं इशू होते हैं। ऐसा बोलते हैं कि मुझे आप पे विश्वास है, इसमें बिल क्या बनाने का? बोलो यस और नो, इतना समझ में आया? बोलो बोलो यस और नो जल्दी बेटा, फटाफट। हाँ, तो अब अपने को क्या समझना है वो देखो, कि अगर डेट ऑफ इनवॉइस नहीं मिला, क्योंकि डेट ऑफ इनवॉइस में इनवॉइस ही नहीं बना, तो कहां से डेट आएगा? तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर करना है द लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस। मतलब जिस दिन पर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, वो डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मतलब अब हमें क्या समझना है बेटा? अब हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है कि जीएसटी के अंदर
वो इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए उसकी डेट क्या है? बोलो यस और नो. वी हैव टू फाइंड आउट द लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस. मतलब सरकार ने ऑलरेडी तुमको बता दिया है कि अगर तुम इनवॉइस इशू नहीं करोगे तो जब तुमको इनवॉइस इशू कर देना था वो दिन टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा. अब हम पूछते हैं गवर्नमेंट से कि सर व्हाट वुड बी द लास्ट डे ऑफ इशूइंग इनवॉइस. तो सरकार हमें क्या समझा रही है? तो बेटा देयर आर 3 टाइप ऑफ गुड्स. पे अटेंशन हियर एवरीवन. देयर आर 3 टाइप ऑफ गुड्स. एक गुड्स ऐसे होते हैं जो हमको गोडाउन से मूव करके डिलीवर करने रहते हैं. लाइक जेठालाल बबीता जी के घर पे फ्रिज डिलीवर करने गया था, या वो फ्रिज था या वॉशिंग मशीन था जिसके अंदर वो चूहा घुस गया था, वो डांसिंग वॉशिंग मशीन आपको याद होगा वॉशिंग शायद. मशीन था. वॉशिंग मशीन था. वॉशिंग ट्रक आई मशीन थी, याद करो ट्रक आई थी. ऐसे गुड्स जो हाथों हाथ कैरी करके कस्टमर नहीं जाएगा, उसको तुमको मूव करना पड़ेगा गोडाउन से. बराबर है. एक टाइप के ऐसे गुड्स हो सकते हैं. एक टाइप के गुड्स ऐसे होते हैं कि अपने को क्लाइंट के प्लेस पे जाके असेंबल करने पड़ते हैं. क्या करने पड़ते हैं? असेंबल करने पड़ते हैं. लाइक आप एल&टी के बारे में सोचिए. एल&टी कंपनी के बारे में सोचिए. मशीनरीज उनको परचेज करनी है तो ये बड़ी बड़ी मशीनरीज है ना, पहले छुट्टी आती है, स्क्रू, फिर एक मशीन का पार्ट अलग, फिर स्क्रू ड्राइवर अलग, अलग अलग चीजें आती है. और फिर जो इंजीनियर्स होते हैं वो एल&टी के प्लेस पे जाकर मशीन को असेंबल करते हैं और बनाते हैं. समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? बोलो यस और नो. हाँ, तो एक गुड्स को सीधा ट्रक में डाल के गोडाउन में से निकाल के मूव कर देना होता है, ये हो गया. एक गुड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही हैवी होते हैं और पहले छुट्टे होते हैं, उसको हम क्लाइंट के प्लेस पे जाके ऐसा स्क्रू ड्राइवर से ऐसा टाइट करके मशीन बनाते हैं पूरा. ऐसे टाइप के गुड्स होते हैं. और एक टाइप के गुड्स ऐसे होते हैं जो सीधा मेड अवेलेबल हो जाते हैं एट द प्लेस. मेड अवेलेबल एट द काउंटर. क्या बोलेंगे इसको? मेड अवेलेबल एट द काउंटर. बेटा आप डीमार्ट जाते हो सब, कल कितना भीड़ हो गया था डीमार्ट में ये लॉकडाउन का सुनने के बाद. सब राशन लेने चले गए थे डीमार्ट में. तो डीमार्ट में क्या होता है? डीमार्ट में काउंटर पे गुड्स अवेलेबल है तुम्हारे काउंटर पे. क्या उसको ट्रक में भिजवाने की जरूरत पड़ती है कि तुम लेके जाते हो डीमार्ट से? हम लेके जाते वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? मेड अवेलेबल Made available at the counter. अवेलेबल एट द काउंटर. यस, मेड अवेलेबल एट द काउंटर. ठीक है, तो तीनों की लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस अलग है. बेटा ध्यान से, तीनों की लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस अलग है. अब देखो क्या बहुत मजा आएगा. अब सुनना ध्यान से. गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर तुम ऐसे गुड्स में डील करते हो या तुमने ऐसा ट्रांजैक्शन किया है कि तुमने गोडाउन से वो गुड्स को मूव किया है, ठीक है, तो आपका लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस, मतलब आपको इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए था, उसकी डेट यहां पे लिखी है. डेट मस्ट बी द डेट ऑफ रिमूवल. मतलब तुम जब रिमूव कर रहे हो गुड्स को तुम्हारे गोडाउन से, उस दिन रिमूवल के डेट पर इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं किया. तो लास्ट डेट क्या बन गई? द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स. बोलो यस और नो. समझ में आया कि नहीं? यस. यस सर. पक्का समझ में आया? 100% श्योर? ओके, चलो नाउ नेक्स्ट. अगर आप ऐसे गुड्स में डील करते हो जो आप क्लाइंट के प्लेस पे जाके असेंबल करके बनाते हो, क्लाइंट के प्लेस पर जाके असेंबल करके गुड्स बनाते हो, स्क्रू लेके जाते हो, ड्राइवर लेके जाते हो, स्क्रू ड्राइवर लेके जाते हो, अलग अलग चीजें लेके जाते हो और वहां पे ऐसा फिक्सिंग करते हो. 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, 10 दिन लग सकते हैं. जितना बड़ा मशीन उतना ज्यादा टाइम. तो वहां इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए था? कैन एनीवन गेस? क्या कोई गेस वर्क लगा सकता है कि व्हाट कुड बी द लास्ट डेट? जब पूरा काम खत्म हो जाए. वेरी गुड वो बेटा, मशीन वेरी गुड. हो जाएगा. क्या बात है. लास्ट डेट इज द डेट ऑन विच सच गुड्स आर कंप्लीटली अवेलेबल, आर कंप्लीटली मेड अवेलेबल. बोलो इजी है कि नहीं है?
सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब बोलेंगे यस और नो? हाँ सर आ रहा है। ओके ओके, चलो वेरी गुड। अभी तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ प्रोविजन समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट, ये भी आप लोगों को गैस करना है। मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे को पढ़ाए बिना ही मुझे बोले कि सर ऐसा होगा। अगर ऐसे कोई गुड्स है कि आपने सीधा उसको मेड अवेलेबल एट द काउंटर कर दिया है, लाइक डीमार्ट, तो इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए था? उसी टाइम पे। उसी टाइम पे। तो मैं क्या लिखूं लास्ट डेट? At the time of sale. Yes, last date is the date of sale, or we can say date on which goods are made available on counter. Goods are made available on counter. क्या डीमार्ट वाले ऐसे बोलते हैं कि गुड्स आज लेके आओ 3 दिन के बाद बिल मिलेगा, ऐसा बोलते हैं? ऐसा नहीं बोलते हैं। कितना लाइन में खड़ा रहना पड़ता है वो बिल के लिए, काउंटर पे खड़ा रहना पड़ता है, वो तभी के तभी दे देते हैं ना। तुम गुड्स लेके जाते हो, वो इनवॉइस दे देते हैं। बराबर है कि नहीं? समझ में आया ना? हाँ ओके। चलो, तो अभी यहाँ पर अपना बेसिक प्रोविजन गुड्स का खत्म हो रहा है। अब वापस से एक बार प्रोविजन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा इधर, एवरीवन ऑन द स्क्रीन। लिखना बाद में, पहले देखो। जानवी फ्रॉम सुभानपुरा, पे अटेंशन। प्रोविजन क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस जनरली टाइम ऑफ सप्लाई होती है, लेकिन अगर इनवॉइस आपने इशू नहीं किया तो लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। बराबर है? डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस। और अगर लॉजिकली प्रोविजन की बात करें तो अगर दोनों चीज अवेलेबल है, लाइक डेट ऑफ इनवॉइस भी तुम्हारे पास है और तुम ट्रांजैक्शन को देख के ये भी पता कर लेते हो कि लास्ट डेट क्या है, तो दोनों को कंपेयर करना है और लिख देना है विच एवर इज अर्लियर। क्या लिख देना है? विच एवर इज अर्लियर लिख दो। Date of invoice or last date of issuing invoice, whichever is earlier. Date of invoice or last date of issuing invoice, whichever is earlier. Shall we solve a sum based on this? यस। Okay, चलो मैं ये स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग। ओके, अभी स्टॉप कहाँ से होगा? हाँ फाइन। अभी आपको एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फाइल दिखेगा, अगर दिखे तो बोलना कि हाँ सर हमको दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ सर। चलो फाइन, ओके ओके। अरे अरे पेन क्यों नहीं चेंज हो रहा है यहाँ पे? बेटा यहाँ मैं पेन नहीं चेंज कर पा रहा, पता नहीं कोई प्रॉब्लम है, मुझे वापस से स्टॉप करना पड़ेगा। 1 मिनट। वर्ड में मेरा कोई प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ, पता नहीं सिर्फ इरेजर ही आ रहा है, पेन नहीं क्लिक कर पा रहा मैं यहाँ पे। चलो कोई नहीं, इसका फिर सॉल्यूशन मैं व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? સર ચેન્જ પેન ની બાજુમાં જે પેલો એરો છે એને ક્લિક કરો તો। हाँ કર્યું, नहीं થતું બેટા, જો આવું જ આવે છે। इट इज नॉट वर्किंग बट इट्स ओके। क्वेश्चन देख के व्हाइट बोर्ड पे आंसर सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, यहाँ पे अगर नहीं लिख पाता मैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन पढ़ो। मिस्टर ए, कैसा लग रहा है ये इरेजर? बहुत गंदा लग रहा है। मिस्टर ए मैन्युफैक्चरर सोल्ड द गुड्स, तो क्या ये टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का है? यस सर। हाँ ओके। टू मिस्टर बी अ होलसेलर एंड इशूड इनवॉइस फॉर द सेल ऑन 1st of August 2017। मतलब उसने इनवॉइस ऑलरेडी इशू कब कर दिया है बेटा? 1st of August 2017 को इनवॉइस इशू कर दिया है। नाउ डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर द फॉलोइंग केसेस। अगर डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, मतलब ये जो गुड्स रिमूव कर रहा है वो डेट ए पे 10/8 होती, बी नंबर पे 29/7 होती और सी पे 16/9/2017 होता, तो टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग केसेस में क्या होता, ये हमें फाइंड करना है। हो जा भाई हो जा, मुझे व्हाइट बोर्ड पे वापस नहीं जाना है, इधर मैं कैसे करूंगा? चलो पहले लिख लो, क्वेश्चन लिख लो जल्दी। आप 3 डेट लिख लो, डेट ऑफ इनवॉइस फटाफट, और क्योंकि मुझे वहां पे जाना है व्हाइट बोर्ड पे।
तो मुझे डेट्स याद रखनी पड़ेगी, इसीलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ. राइट डाउन. डेट ऑफ इनवॉइस लिख दो 1 अगस्त 2017. 1 अगस्त 2017. ठीक है, उसके बाद ये डेट ऑफ रिमूवल लिख लो आप. केस नंबर 1 10/8/17. केस नंबर 2 29/7 and केस नंबर 3 16/9. हो गया इतना? लिख लिया? यस. ओके चलो, तो इसको हम सॉल्व करते हैं. वापस से व्हाइट बोर्ड पे जाके ही सॉल्व करना पड़ेगा. वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. फाइन. चलो, टाइम ऑफ सप्लाई. हाउ टू फाइंड टाइम ऑफ सप्लाई? टाइम ऑफ सप्लाई of goods, that is date of invoice or last date of issuing invoice, whichever is earlier. ठीक है, चलो केस नंबर 1 में क्या है मुझे बताओ. तो केस नंबर 1 में सब में डेट ऑफ इनवॉइस तो सेम ही है. केस नंबर 1 में डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 10/8/2017. 10/8/2017. और लास्ट डेट क्या हो, लास्ट डेट क्या होगा जब वो रिमूव करेगा तब? सर इनवॉइस की 1/8/2017 हाँ, और वो जब removal रिमूव date। करेगा वो 10/8/2017. ओके 01/2017. ठीक है, 1/8/2017 एंड रिमूव क्या रहेगा? 10/8/2017. 10/8/2017. तो यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर अगर आप देखोगे तो विच एवर इज अर्लियर में आता है 1/8/2018. सो दिस इज द टाइम ऑफ सप्लाई. बोलो, इतना क्लियर है? यस. बहुत इजी है. ठीक है, ऐसे डेट्स आपको फाइंड करके एमसीक्यू में स्कोर करना है. ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, चिंता मत करना. नेक्स्ट केस नंबर 2. केस नंबर 2 में डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 1/8/17। यस, मतलब देखो ये तो सेम ही रहेगा. ये मेरी गलती है कि मैंने पूछा. डेट ऑफ इनवॉइस सेम था और यहाँ पे आएगा लास्ट डेट. अगेन वो रिमूवल देखना है अपने को. 29/2000 ओके 70. तो यहाँ पे अगर विच एवर इज अर्लियर देखोगे तो अपना यहाँ पे आंसर आएगा 29/7/2017 इज द टाइम ऑफ सप्लाई. एंड केस नंबर 3, I know date of invoice, don't worry, that is 1 August 2017 or last date, that is removal 16/9/2017. अगर हम इसको कंपेयर करें whichever is earlier तो 1/8/2017 is time of supply. Okay. चलो, अभी ये इतना समझ में आया सबको? पक्का समझ में आया? अब मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि हम ये क्यों कर रहे हैं. वो लॉजिक समझोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा बेटा. क्या इतना सबको समझ में आया? आई वांट द कंफर्मेशन फ्रॉम एवरीवन. पक्का समझ? अब देखो जरा, गवर्नमेंट क्या बोल रही है. गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि तुम्हारा जो टाइम ऑफ सप्लाई आया वो एक डेट आई, कोई एक पर्टिकुलर डेट आई. इधर भी देखो डेट ही है, बराबर. यहाँ पर डेट कौन सी है केस नंबर 1 में? 1/8/17। हाँ, ये आंसर आया 1/8/2017. सो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अब तुमको टाइमली पेमेंट कब करना रहेगा?
पेमेंट करना रहेगा 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मतलब तुमको इस ट्रांजैक्शन का पेमेंट जीएसटी का सरकार को पेमेंट करना पड़ेगा बेटा, ये सप्लाई हुआ है तो अगले महीने का 20 तारीख को पेमेंट कर देना है। तो यहां देखो फर्स्ट 8 है, अगला महीना कौन सा आने वाला है बेटा? सितंबर आने वाला है। सितंबर की 20 तारीख को 29 को इस ट्रांजैक्शन का जीएसटी पेमेंट कर देना रहेगा। समझे कि नहीं समझे? सर क्यों 20 लिया? क्योंकि रूल है। ओके सर पूरे उसे साल 20th सितंबर को करना है या 20th सितंबर तक करना है? 20th सितंबर तक करना है, लास्ट डेट। Last date for making the GST payment to the department will be the next month 20th date. बराबर आया समझ में? ओके, अब केस नंबर 2 में देखो बेटा, केस नंबर 2 में डेट ऑफ पेमेंट टू गवर्नमेंट क्या रहेगा? 28/17। यस, 20th of August 2017। 20 अगस्त 2017 को कर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या आया 29/7। अब 7 का महीना छोड़ देने का, नेक्स्ट महीना कौन सा आएगा? अगस्त आएगा। अगस्त की 20 तारीख तक पेमेंट करना है। दिस इज द ड्यू डेट। ओके, एंड लास्ट देखो, आप लास्ट देखो जरा। 2017 यस 29 2017 yes 29 2017 will be the last date, due date। तो अगर तुमने क्वेश्चन में लोचा मारा और अगर लेट्स से केस नंबर 2 के अंदर विच एवर इज अर्लियर की जगह विच एवर इज लेटर पे चले गए, तो तुम्हारा पेमेंट का अमाउंट भी लेट आएगा और तुमको उतना ब्याज लग जाएगा। सरकार तुमसे इंटरेस्ट मांगेगी। तो ध्यान से बेटा समझना है, अगर बिजनेस कर रहे हो फ्यूचर में तो ये प्रोविजंस तो बहुत अच्छे से समझने हैं, क्योंकि अगर तुमने टाइम ऑफ सप्लाई में गड़बड़ कर दिया, मतलब अब तुम कौन से महीने पेमेंट करोगे उसमें भी महीना गड़बड़ करोगे, और हो सकता है तुम लेट पेमेंट करो। टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से 1 महीना जल्दी आना चाहिए, तो वो 1 महीना लेट पेमेंट किया, उसका इंटरेस्ट भरना पड़ेगा भाई। सर थर्ड वाला नहीं समझ आया। कौन सा थर्ड वाला नहीं समझ में आया? केस नंबर 3, केस नंबर 3 देख लो, क्या नहीं समझ में आया? मतलब 29 कैसे आएगा? देखो बेटा रूल क्या है, रूल क्या है, पे द टैक्स ऑन और बिफोर 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सिंपल है। तो मतलब किसी भी टाइम पे हम पे कर सकते हैं, है ना? किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन 20 तारीख अगले महीने की वो लास्ट डेट है। अब केस नंबर 3 में तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई का डेट क्या आया? ओके 18 आया। तो 18 तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई है। 8वां महीना छोड़ देने का, अगला महीना कौन सा आया? सितंबर का महीना आया, उसकी 20 तारीख। हाँ ओके। मैं बोलो इजी है ना? 69 देख रही थी। इजी है कि नहीं है? बोलो इजी है कि नहीं है? यस बोलिए। सर 20 જે ડેટ છે તે ચેન્જ થશે वीडियो કે भक्ति નહીં वीडियो ऑन થશે? करो, वीडियो ऑन करो, पहले नहीं खबर पड़ती है यहाँ कौन बोले છે जल्दी। हाँ यस સર એવું કહેવાનું હતું કે 20 જે તમે ડેટ બોલી એ ચેન્જ થશે કે એની જ ડેટ રહેશે? એ જ રહેશે, જ્યાં સુધી મોદીજીનું મગજ ના ફળે ત્યાં સુધી એ જ રહેશે। હમણાં ટેન્શન માં છે મોદીજી, કદાચ બદલી બી નાખે, પણ આવશે ત્યારે કઈ હમણાં યાદ રાખજો 20 તારીખ। બરાબર, ખબર પડી હવે? 20 તારીખ એ જ રહેશે, એ ચેન્જ નહીં થાય, 20th જ રહેશે। બોલો બીજાને કોઈ ડાઉટ છે કોઈ આ ક્વેશ્ચન માં? એની ડાઉટ इन दिस केस 1 बताइए ना। हाँ ओके डन। केस 1 अच्छा सॉरी केस 1। हाँ सर डन। ओके चलो ग्रेट। अभी अपने को कोई और क्वेश्चन भी सॉल्व करना है इसके बेसिस पर, तो शायद मैंने बनाया हुआ है, हैंडमेड क्वेश्चन है।
घर पे बनाया है मैंने, बट ये ना फंक्शन नहीं कर रहा, प्रॉब्लम वो हो रहा है। ये मैन्युफैक्चरर हाँ बस ये आया। ओके चलो, क्या यही क्वेश्चन है? मैं देख लूं एक बार। ओके यस यही क्वेश्चन है। सरस, चलो क्वेश्चन જોઈ લો ફટાફટ। अच्छा કઈ હું ટાઈપ કરી શકું છું? એ જો સરસ, ચલો હવે અહીંયા જ કરી દઉં છું, બરાબર? ફાઇન, सी द क्वेश्चन। मेसेस मंच एंड वंश ट्रेडिंग कंपनी मतलब ये गुड्स का है, सर्विसेज का नहीं, गुड्स का है। कंपनी अ रजिस्टर्ड सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। भूल जाओ फॉरवर्ड चार्ज को, भूल जाओ, इग्नोर करो उसको। इट हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। गुड्स वेर सप्लाइड ऑन 3rd of October। गुड्स कब सप्लाई किए हैं? 3rd October को, ठीक है। इनवॉइस कब इशू किया है? 5th of October को। एंड पेमेंट कब उसको मिला है? 9th of October को। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। हु विल ट्राई? Who will try? Come on, jaldi, who will try? भाई मैं कुछ पूछ रहा हूं। सब बैठे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? कोई तो बोलो, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई है ए, बोलो ना, डेट ऑफ इनवॉइस और Last day. बी, Last date. लास्ट डेट ऑफ इशूइंग invoice, whichever is earlier. whichever is earlier। तो अभी इतना आपको पता है, तो फिर इतना चुप क्यों रहे थे आप? बोलो क्या आएगा? ए में क्या आएगा? ए, डेट ऑफ इनवॉइस दिख रहा है ना क्वेश्चन में? 5th of October. क्वेश्चन है 5th of October. October। हाँ 5th of October 2020। गया, चेंज हो गया पेज, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर आ जाते हैं। और लास्ट डेट बी क्या था? लास्ट डेट अब कब इशू 9th हो of जाना October। चाहिए था? कब 9th issue हो जाना चाहिए था? गुड्स वेर सप्लाइड, देखो गुड्स सप्लाई किए 3rd, तो 3rd को हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो बट सर 3rd of, पेमेंट देगी तभी तो बिल मिलेगा। ऐसा पेमेंट का कंसेप्ट गया, जीएसटी से गया, पेमेंट का कोई लेना देना अब नहीं है। कैसा? पेमेंट आए के ना आए, जीएसटी भरना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? अगर मैं कोई गुड्स बेच रहा हूं और वो मेरा कस्टमर, मेरा रिलेटिव है, बोल के जा रहा है मैं 2 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा, अब हाथ खड़ा कर रहा है कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, जो होता हो कर लो, तो क्या वो मैंने बेचा उस पर जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। पेमेंट ना आए वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, बराबर। चलो तो 3rd of October 2020। अब आप खुद चेक कर लो, 5th of October एंड 3rd of October कौन सा अर्ली है? 3rd of 3rd of October. October। So therefore answer will be, time of supply will be 3rd of October 2020। and what will be the date of payment? 2011. Very good, date of payment to government will be 20 of November 2020। बोलो डन के नहीं? हाँ सर। देखो ये कितना खराब है, देखो अब चालू हो रहा है, देखो क्या नसीब खराब है यार। पूरा मैंने मेहनत करके टाइप करा, अभी ये वर्क कर रहा है। चलो डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट विचएवर इज अर्लियर के हिसाब से 5/10 और यहाँ पर 3/10 विचएवर इज अर्लियर, तो 3/10 आया और 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द पेमेंट ऑफ टैक्स टू गवर्नमेंट। डन और नॉट? डन सर। पक्का? सर 1 मिनट क्वेश्चन बता खाली। ओके डन। ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ चलो एक और क्वेश्चन। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा। चलो जल्दी, ये वाला क्वेश्चन, अ मशीन वाला क्वेश्चन। अ मशीन हैज टू बी सप्लाइड एट अ
साइट साइट। राइट। साइट मतलब पता है? साइट पे मतलब बड़ा फैक्ट्री शेड, लोकेशन। लोकेशन। हाँ। It is done by sourcing various components from vendors and assembling the machine at the site. The details of the various events are as follows. अलग अलग डेट पे अलग अलग कुछ हुआ है, आइए जानते हैं क्या हुआ है। 17 सितंबर को क्या हुआ? अपने को क्या आया? परचेज ऑर्डर आया, एडवांस पेमेंट से 50,000 रुपए आए एडवांस पेमेंट, और 12 लाख का मशीन का वर्थ है। एंटर ड्यूली मेड इन द सेलर्स बुक, ठीक है, हमने ऑर्डर बुक कर दिया। हमको ऑर्डर मिला कि भाई हमारे वहां पे आओ, मशीन असेंबल करके जाओ। 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को हमारा मशीन क्या हो रहा है वहां पर? असेंबल हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, एंड क्या कर रहा है बायर? क्या कर रहा है? उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ आपने मशीन बराबर बना दिया इधर। समझे बेटा? 17 सितंबर को अपने को ऑर्डर मिला, सब माल हमने खरीदा, ठीक है, हमने एंट्री भी कर दी कि हमको ये ऑर्डर फुलफिल करना है। हम चले गए 20 अक्टूबर को वहां पर, और हमने वहां पे मशीन बना दिया स्क्रू ड्राइवर से, स्क्रू टाइट करके मशीन बन गया। 20 तारीख को बन गया, ठीक है। 23 अक्टूबर को मैंने क्या किया? इनवॉइस रेस। वॉइस रेस किया। और अच्छा एक मिनट, हाँ 23 अक्टूबर को ऐसे जाना है, 23 अक्टूबर को इनवॉइस रेस किया, और 4 नवंबर को मुझे बाकी का बैलेंस पेमेंट मिला 11,50,000 रुपया। तो इसके अंदर आपको सिर्फ ये बताना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। उसके लिए मुझे पहले रूल बताना पड़ेगा। 28 नवंबर। बेटा रूल क्या है? 20 मुझे डेट ऑफ इनवॉइस और बताओ लास्ट डेट रूल ऑफ क्या इशूइंग। है? डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस, और बी लास्ट डेट, दैट इज यहाँ पे असेंबली आएगा। यस और नो? यस। यस, विच एवर इज अर्लियर। अब डेट ऑफ इनवॉइस ए कौन सा है? क्वेश्चन में दिख रहा है डेट ऑफ इनवॉइस। 20th October. वेरी गुड, 23 अक्टूबर जो भी है। और बी 20th October. लाइट चली गई है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। बी क्या है? बी असेंबली। October. 20th ऑफ अक्टूबर जो भी है। विच एवर इज अर्ली में क्या निकल के आया? 20 अक्टूबर निकल के आया, 20 अक्टूबर निकल के आया, ठीक है। 20th of October is the time of supply. And what would be the payment date? 20th of 20th of November. टैक्स पेमेंट ड्यू डेट कौन सी रहेगी? 20th of November. इजी है कि नहीं है? बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? सब समझ में आया? यस। ओके, चलो वेरी गुड। नाउ गाइज, ये समझने के बाद अपना एक बड़ा टारगेट अभी अचीव करना बाकी है, वो है रिवर्स चार्ज कंसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स चार्ज कंसेप्ट। जनरली क्या रहता है कि अगर मैं ये फोन खरीदने जाता हूं, सब ध्यान से सुनेंगे, 10-15 मिनट चलेगा और एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही डिफिकल्ट है। बेसिक समझ में आया? तो अब इसको जानने का आपका अधिकार है, और आप सब जानोगे, जानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, एग्जाम में आएगा। ये फोन मैं खरीदने गया, ठीक है, मैंने फोन बाय किया, 25,000 रुपए मैंने उसको पेमेंट कर दिया, 25,000, और उस मैंने जब उसको मैंने बिल देखा तो 25,000 वाज द प्राइस ऑफ दिस फोन, और उस पे उसने जीएसटी चार्ज किया, लेट्स से 28% उसने जीएसटी लगाया इस फोन पर। तो मैं 25,000 तो फोन की वैल्यू दे रहा हूं, और प्लस में जीएसटी भी पे कर रहा हूं। मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पर? सप्लायर गुड्स बेच रहा है, बायर के पास से जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, और वो गवर्नमेंट को दे रहा है। टैक्स किसने पे किया? एक्चुअली मैंने पे किया, लेकिन मेरा एजेंट बनके सप्लायर ने गवर्नमेंट तक पहुंचाया। यस और नो? यस और नो? हाँ या ना? सब अनम्यूट करके बोलेंगे। यस सर। मतलब ये फॉरवर्ड चार्ज हुआ, इसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड चार्ज। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, जैसा अभी बाजार में चल रहा है। तुम कुछ खरीदने जाते हो, तुम पेमेंट कर देते हो टैक्स का, और फिर वो आगे आगे पेमेंट कर रहा है गवर्नमेंट को। दिस इज नॉर्मल, इसको फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं, नॉर्मल चार्ज। अब रिवर्स चार्ज क्या होगा? थिंक, रिवर्स चार्ज क्या होगा? सोचो
सोचो रिवर्स चार्ज में क्या होगा। सर सर्विस हमने ली और टैक्स हम हम भर रहे मिहिर हैं। वीडियो ऑन कर दो। टैक्स भी हम ही पे करेंगे, सर्विस हमारी होगी। मिहिर वीडियो ऑन कर दो और फिर बताओ, जो भी बोल रहा है वीडियो ऑन करके बोलेगा। सर इट्स लाइक सर्विस हमसे चार्ज हुई है और टैक्स भी हम ही ने भरा है। I don't want to discuss anything about service. Just say me about goods, because today we are discussing only about goods, not about services. हाँ, मतलब जो भी गुड्स हमने परचेज किया उसका टैक्स भी हम ही पे करेंगे। ओके, जो भी गुड्स हमने परचेज किया है उसका टैक्स भी हम पे करेंगे। ओके, फॉर एन एग्जांपल ये है मिस्टर चिंटू, ठीक है। मिस्टर चिंटू एक लैपटॉप बाय करने गया एचपी का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, ये है अपने आरसीएम, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब रिवर्स चार्ज में क्या होगा, चिंटू ये जो लैपटॉप खरीद रहा है, चिंटू इसको पेमेंट कर देगा 25,000 रुपीज फॉर एन एग्जाम्पल। 25,000 का पेमेंट डन। जेठालाल के अकाउंट में 25,000 आ गए। ठीक है, जेठालाल के अकाउंट में 25,000 आ गए। अब रिवर्स चार्ज के अंदर बेटा ध्यान, इधर रीमा सब इधर देखेंगे, इधर देखो। अब मैं रिवर्स चार्ज समझा रहा हूं। ये लैपटॉप लेके मिस्टर चिंटू चला गया, लेकिन अब उसको एक और काम करना है। अब सरकार को डायरेक्ट टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, जीएसटी का पेमेंट इस पे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं आरसीएम, जिसके अंदर बायर पे करेगा टैक्स डायरेक्टली। बराबर है कि नहीं? बायर डायरेक्टली टैक्स पेमेंट कर रहा है, वो सप्लायर को देके आगे नहीं दे रहा है, वो खुद जीएसटी पे कर रहा है सरकार को। और ऐसा कब होगा मैं आपको बताऊं। ऐसा कब होगा, आरसीएम कब अप्लाई होगा, तो जब है ना, जब बायर है ना जीएसटी रजिस्टर्ड होता है और सेलर जो होता है वो अनरजिस्टर्ड होता है। अब सेलर अनरजिस्टर्ड है, मतलब उसके पास तो जीएसटी नंबर ही नहीं है, तो वो कहां से पे करेगा? इसीलिए ये जो लायबिलिटी है वो किस पे शिफ्ट हो गई है? बायर पे शिफ्ट हो गई है। ये किस पे शिफ्ट हो गई? बायर पे शिफ्ट हो गई। समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस को 4G फोन्स बाहर लॉन्च करने हैं। बहुत फालतू एग्जांपल लेकिन समझ में आएगा। अब उसके पास लेट्स से ये ऑब्वियसली रिलायंस तो कितना बड़ा है, तो ये रजिस्टर्ड है, इसके पास जीएसटी नंबर अपना है। अब इसको 4G फोन लॉन्च करने हैं, लेकिन फोन बन नहीं रहे हैं, और उसको अब ऐसा है रिलायंस को कि कहीं से तैयार 4G फोन हम खरीद लेंगे। तो वो भागा के पास चला जाता है। कौन? अंबानी। भागा, और भागा तो बावरी के साथ बिजी है, उसको तो काम धंधा ही नहीं है, वो तो छोटा इंसान है। क्या इसके पास जीएसटी नंबर होगा? क्या इसके पास जीएसटी नंबर होगा? इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड है। अब इतनी बड़ी रजिस्टर्ड कंपनी भागा के पास से 4G फोन खरीद रही है, तो बताओ बायर रजिस्टर्ड है कि नहीं? बायर रजिस्टर्ड है कि नहीं? यस, बायर रजिस्टर्ड है। सप्लायर भागा क्या है? अनरजिस्टर्ड है, छोटा इंसान है, छोटा बिजनेस कर रहा है, 10-15 लाख का उसका टर्नओवर है। लेकिन जब बायर अगर रजिस्टर्ड होता है और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास से कुछ खरीद लेता है, तो आरसीएम अप्लाई हो जाता है, और रिलायंस ने जो भी वैल्यू के फोन खरीदे उस पर सरकार को डायरेक्टली जीएसटी भरना रहेगा। इसको बोलते हैं जीएसटी आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, where buyer will pay not the supplier। बोलो डन है तो अनम्यूट करके बोलो यस सर, समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। Yes, समझ sir. में आया? ओके, चलो अभी 10 मिनट और फिर आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। सिर्फ 10 मिनट प्रोविजन सुन लो जल्दी। प्रोविजन रीमा सिर्फ 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होगा पक्का, ठीक है? 10 मिनट मैंने देखा। प्रोविजन देखो क्या है, प्रोविजन लिखो, सब लिखो यहाँ पे, 1 और 2 और 3 विच एवर इज अर्लियर। बहुत मस्त प्रोविजन है, विच एवर इज अर्लियर। नंबर 1 पे लिखो, नंबर 1 पे लिखो 31st डे फ्रॉम द 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस।
31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। और नंबर 2 पे लिखो डेट ऑफ पेमेंट। नंबर 2 पे लिखो डेट ऑफ पेमेंट। और नंबर 3 पे बेटा आप लिख दो, नंबर 3 पे आप लिख दो डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। अभी देखो कैसा मैं समझाने वाला हूं, बहुत मजा आएगा। देखो जरा इधर व्हाइट बोर्ड पे ये लिख लिया तुमने, सबसे पहले ये लिख लो, शांति से लिख लो, चलो पहले लिख लो। इज इट डन? सर पहले के 2 स्लाइड्स पे दिखाना। इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो। इसको क्या, ये ड्राइंग है ना, सिर्फ आपको याद दिलाएगा, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये ड्राइंग आपको समझाएगा एट द एंड मोमेंट। ये अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरसीएम कब अप्लाई होगा, बायर जब जीएसटी रजिस्टर्ड होता है, सेलर अनरजिस्टर्ड होता है, ठीक है। और ये वाला भी एक एग्जांपल, रिलायंस बागा। हो गया चलो सर। अभी है ना, हम एक कांग्रेस का पंजा ड्रॉ करते हैं ताकि अपने को ये समझ में आए ये 31st डे फाइंड कैसे करना है। इसके लिए अपने को एक हाथ ड्रॉ करना है, ये बहुत यूनिक टेक्निक है। सबके हाथ ऐसे ही होते हैं बराबर, तो ड्राइंग थोड़ा खराब है। अब इसके अंदर पार्टीशन देखो तुम, 3 होंगे। देखो नहीं देखो, तुम देखो हाथ, देखो अपना हाथ, देखो 3 पार्टीशन देखो, 1 2 3 सबको दिखाई दे रहा है ऐसे, 1 2 3 ऐसा। तो सब में ना 3 पार्टीशन बना देंगे। ये सब है ना, मैं नाटक जो कर रहा हूं ना, ये मैंने ना सीए फाइनल में किया हुआ है यहाँ, और तभी मैं पास हुआ हूँ। तो ऐसे मजाक मत उड़ाना कि सर क्या करवा रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखो कि पहले तो देखो 5 उंगली बनी कि नहीं, 1 2 3 4 5 बराबर है, वो जरूरी है। यहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 एंड 15 बराबर। ये पंजा हो गया तुम्हारा। 15 पार्टीशंस मैंने आपको बता दिए, उंगली में 3 है तो 5 इंटू 3 15, बेसिक मैथ्स है बराबर है। अगर फिर भी नहीं आया तो कैलकुलेटर पे 5 इंटू 3 इक्वल टू करना, 15 आएगा, 15। अब देखो आगे, अगर मुझे 31 तक पहुंचना हो, 31 तक, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं पूरा हाथ 2 बार यूज हो जाएगा? पूरा हाथ 2 बार यूज हो जाएगा बराबर के नहीं, मतलब 2 टाइम्स यूज हो जाएगा। अब एक और बाकी है, तो ये पहली उंगली, ये वाला ये है कि नहीं? अरे समझे कि नहीं समझे? ऐसा ही होगा ना, 31 तक जाना है तो 15 तो है हाथ में, 15 15 2 बार करोगे 30 हो जाएगा। और फिर एक ये देखो, ये मैं इधर कैमरा पे ये बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। बराबर, ओके। तो अपने को अगर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस चेक करना हो कि कौन सी डेट आएगी, तो अपने को पहले डेट ऑफ इनवॉइस लेनी पड़ेगी। पहले मान के चलो डेट ऑफ इनवॉइस अगर दिया है 16/3/2020, तो 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस अगर फाइंड करना हो तो आपको 17 से चालू करना है, 16 को छोड़ देना है, 17 से चालू करना है। तो आपको पूरा हाथ यूज करना है और यहां एक यूज करना है। तो कैसे उस डेट पर आएंगे अगर हम 17 से चालू करें? बिकॉज इट इज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, 16 को छोड़ के उसके बाद से शुरू करना है बेटा। तो देखो 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, मार्च के 31 होते हैं बराबर। एक खत्म हुआ हाथ, अब वापस जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15th ऑफ अप्रैल आया, 15th ऑफ अप्रैल आया। और एक और, तो यहाँ पे क्या आएगा? 16th ऑफ अप्रैल आएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? सब अनम्यूट करके बोलेंगे। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। सर। हाँ सर। तो चलो एक और डेट, चलो एक और डेट देता हूं। 3rd of May 2020, उंगली पे कैलकुलेट करना चालू कर दो।
उंगली पे 2 बार पूरा हाथ यूज करो और फिर एक यहाँ एक पहला इधर 4 से शुरू करो, 4 तारीख से। Three 2020. 22 कितना आ रहा है? 3rd June 2020 जानवी 3 जून आ रहा है? हाँ सर। जानवी फ्रॉम सुभानपुरा 3 जून आ रहा है? Yes, sir. ओके, लेट अस चेक। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 और एक और 3rd बराबर हैं। इसमें लोचा नहीं, इसीलिए सब मैं करवा रहा हूं। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ भी करो, मेहनत करो, गलती नहीं होनी चाहिए। यस और नो? ठीक है, तो ये पहला क्लियर है बेटा? अब क्लियर है पहला? सब बोलेंगे क्लियर है Yes, पहला? 31st Yes, डे। ओके, अब डेट ऑफ पेमेंट क्वेश्चन में दिया होगा, डेट ऑफ पेमेंट क्वेश्चन में दिया होगा और डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स भी क्वेश्चन में दिया होगा। तो क्या अब आप सॉल्व कर पाओगे? विच एवर इज अर्लियर करना है सिर्फ। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। कोशिश, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, आई एम शेयरिंग द नेक्स्ट स्क्रीन नाउ। और इसके लिए क्वेश्चन बनाया प्रैक्टिस के लिए। आज हम ये 2 करेंगे, एक में और कल हम ये 2 करेंगे। ठीक है, इसको समझेंगे तो प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। 4 क्वेश्चन है। चलो, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स दिया है यहाँ पर, विच इज एज इक्वल टू, वी कैन से। अच्छा, यहाँ पर एक काम करो पहले, वहां पर रिमूवल है ना, रिमूवल कट करके रिसीट कर दो, रिसीट कर दो, क्योंकि लॉ में वर्ड यूज किया है रिसीट ऑफ गुड्स। आपने अभी वो लिखा ना 3 विच एवर इज अर्लियर में, उसमें आपने कहीं ना कहीं लिखा होगा डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। अरे अभी अभी लिखा बेटा। हाँ सर, कर दिया। हाँ बस, तो ऐसा कर दिए क्या? लास्ट मैच कर दे सर। लास्ट नंबर पर डेट ऑफ रिमूवल नहीं, डेट ऑफ गुड्स कर दो, रिसीट ऑफ गुड्स। आई एम सॉरी, आई हैव टू करेक्ट, रिसीट ऑफ गुड्स कर दो। ठीक है, चलो अभी हम पहला कंसीडर करते हैं यहाँ पे, ये वाला फर्स्ट, ये वाला डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स दिया है, डेट ऑफ पेमेंट भी दिया है और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस भी दिया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले अपने को रूल क्या है? पहले की हो वो। हाँ बराबर है बेटा, वो मुझे मालूम है, पर मुझे एक एक करके बताओ लॉ क्या है। फर्स्ट क्या है? 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ओके, और डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। अब 2 चीजें तो आपको मालूम है, डेट ऑफ पेमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है 10th ऑफ अगस्त, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स भी दिया हुआ है, कब है? 1st ऑफ जुलाई। लेकिन ये कैसे फाइंड करोगे, ये कैसे फाइंड करोगे 31st डे? अभी अभी मैंने बोला ना कुछ, अभी अभी मैंने कुछ बोला ना, वो पंजा मैंने बोला ना, हाथ का यूज करो बेटा, हाथ का यूज करो। 37 क्या आ रहा है बेटा आपका? 37। अच्छा, आप 2 हाथ भी यूज कर सकते हो, 37 2 हाथ भी यूज कर सकते हो बेटा। 30 इधर हो जाएंगे, फिर इधर लेके आना, मैं एक ही हाथ का इस्तेमाल करता हूँ। 29 जून है तो 30 से शुरू करना है, 30 पे शुरू करना है और जून खत्म हो रहा है बेटा। 31 तक फॉर्म में आके ऐसा 31 तक मत चले जाना, जून में 30 महीने होते हैं, बराबर है। 30 पे रुक गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और एक और, it is 37, it is 37. Yes Hemal, am I right or wrong? Yes.
37 ओके अच्छा यहाँ पे बॉक्स अब मैंने बनाया वो बॉक्स नहीं बना था क्योंकि आप ऐसा समझ लोगे विच एवर इज अर्लियर वाला लिख दिया है यहाँ पर अब विच एवर इज अर्लियर कौन सा है 1 7 10 8 के 37 हो गए क्या सब 1 7 10 क्या क्या मजाक कर रहे हो यार ये कहाँ से आएगा 1 7 आएगा इतना तो तुम कर सकते विच एवर इज अर्लियर 1 7 आएगा दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई नाउ एंड पेमेंट ऑफ टैक्स 28. मालूम है पूरा डेट बेटा पूरा डेट 28 अच्छा 28 20 sorry 28 20 तारीख अगले महीने की 20 तारीख चलो नाउ राइट नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस फटाफट करो चलो फटाफट करो अच्छा एक मिनट ये तो सेम हो जाएगा ना तुम मेहनत नहीं करोगे इधर 29 6 है तो ऐसा नहीं चलेगा इधर चेंज करो इधर चेंज करो इधर 1 5 कर दो इधर 1 5 कर दो और फिर जल्दी फटाफट आंसर लेके आओ Yes, Hemal. 1 6. Are you answering the time of supply or you are answering the 31st day from the date of 31st day. Okay. Date of receipt of goods तो same रहेगा 1 7. Okay. 25 6. और यहाँ पे क्या आ रहा है 31st day कौन सा आ रहा है 1 6. Whichever is earlier में कौन सा आएगा 1 6. 1 6. Time of supply 1 6. Date of payment to government 27. 27. Done. खत्म खाली ये चेक कर लो 1 तारीख आती है कि नहीं आपकी वो चेक कर लो खाली anyone having any doubts today सब उंगलियों पे गिन रहे हैं सब ऐसा कर रहे हैं अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ स्क्रीन पर भी मैं इसका एक फोटो क्लिक करूंगा ना तो ऐसा मतलब क्या बोलूं कैसा लग रहा है सब ऐसा कर रहे हैं नहीं अच्छा ऐसा ही करना बराबर है ऐसा करना ही चाहिए तभी जाके वो डेट बराबर आएगी अदरवाइज टाइम ऑफ सप्लाई गलत आ गया तो आंसर गलत आ जाएगा सर 1 मिनट क्वेश्चन दिखाओ ना सर मेरा नहीं आ रहा उंगलियां बराबर है ना 15 ही हाँ तो 1 है ना तो 2 से चालू करो ना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 मे के 31 होते हैं और फिर एक दैट इज फर्स्ट चेक करो ऐसा 15 होने चाहिए हाथ पे हो गया जिसने क्वेश्चन पूछा था अभी कि ये यस सर हाँ डन हाँ चलो अभी आज के सेशन में कोई डाउट है पहले पूछ लो टाइम ऑफ सप्लाई नॉर्मल केस के अंदर डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डे ऑफ इशू इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर लास्ट डे कब होता है रिमूवल या तो फिर जब हम मेक अवेलेबल करते हैं या तो एट द काउंटर वाला गुड्स काउंटर पे लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस उसके बाद आरसीएम में अभी पढ़ा डेट ऑफ रिसिट ऑफ गुड्स or 31st day from the date of invoice or date of payment whichever is earlier that is time of supply done okay तो कल अपने goods को कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे बस आज के लिए इतना ही और जो भी कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं मैं मिहिर को तो बोल ही चुका हूं आप लोगों की बोल रहा हूं जैसे ही पता चले कि ये करवाते हैं यूनिट नंबर 2 में आप मुझे इन्फॉर्म करिए प्लीज इन्फॉर्म करना रहेगा चलो एंडिंग द सेशन नाउ लाइव लेक्चर आज अपलोड होगा रोज होगा आज ही हो जाएगा ना रोज हो जाएगा ठीक है चलो बाय एवरीवन आई एम एंडिंग द सेशन जाओ एंजॉय टेक केयर बाय